मॉर्निंग, नमस्कार। मैं एसपी शर्मा त्रिवेद आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित जो महत्वपूर्ण आलेख और जो न्यूज़ है उनका हम विश्लेषण करेंगे। शुरुआत करते हैं हम हमारे फ्री मेंटोरशिप से। डे है हमारा 13 आज। टारगेट रहेगा आज के लिए यानी 27 जुलाई के लिए। जीएस फॉर एथिक्स में हम पढ़ेंगे आज विश्व के जो नैतिक विचारक और दार्शनिक हैं उनके योगदान को। देखिए, जो सिलेबस दिया गया है उसमें दिया गया है भारत और विश्व, तो आज सिर्फ आपको विश्व के जो नैतिक विचारक और दार्शनिक हैं उनके योगदान को पढ़ना है। जीएस पेपर 2 पॉलिटी में आपको क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे जो कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं उनका स्ट्रक्चर क्या, संरचना क्या, उनका संगठन और कार्यप्रणाली, इनको पढ़ना है। इसके अलावा आपको 10 एमसीक्यू सोल्व करने का प्रयास करना है और 2 मेंस के क्वेश्चन है उनका आंसर राइटिंग करना है। तो आज के लिए जो हमारी सबसे पहली न्यूज़ है वो के शेप्ड मार्केट को लेके है। देखिए, जिसके संदर्भ में ये न्यूज़ चर्चा में है वो मेनली कार्स के लिए है, तो हमारे लिए कार्स वो वाला महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है, जो के शेप होता है मार्केट उसके संदर्भ में। तो देखिए, मार्केट क्या है कि जो के होता है उसके जैसा दिखता है ना। तो इसी पे एक एमसीक्यू है ना, उसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, के आकार के जो आर्थिक सुधार होते हैं उनसे क्या तात्पर्य है। तो के सुधार क्या होता है, देखिए जब कभी मंदी की स्थिति आती है, कोई आपदा आती है ना, उसके बाद क्या होता है कि जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार से रिकवरी है, उसके बहुत सारे रूप होते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, के शेप। तो के शेप में क्या होता है कि अर्थव्यवस्था के जो कुछ सेक्टर होते हैं उनमें तेज़ी से वृद्धि देखने को मिलती है। कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जहाँ पे अब भी मंदी बनी हुई है और वो लगातार कम होता जा रहा है, मतलब उनकी ग्रोथ रेट है वो अब भी कम होती जा रही है। लेकिन कुछ हैं वो बहुत तीव्रता से बढ़ रहे हैं, इसके कारण के शेप बन जाता है। देखिए, इस प्रकार से होता है तो क्या होगा, जिन सेक्टर में तीव्रता है या बूम है वहाँ पे जो केंद्रीकरण है, केंद्रीकरण किसका, पैसे का, है ना। तो पैसा क्या है कि इधर जाएगा, है ना। और जो दूसरा एरिया है जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर है ना, फूड इंडस्ट्री है, वहाँ पे क्या है कि इतना विकास नहीं होगा एमएसएमई में मान लीजिए। तो इसके कारण क्या होगा, जो छोटे उद्योग धंधे हैं है ना वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो इसके परिणाम स्वरूप असमानता बढ़ती है। क्या, असमानता, आर्थिक असमानता बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि पैसे का है वो कुछ ही लोगों के हाथ में केंद्रीकरण हो जाता है। तो यहाँ पे एमसीक्यू सोल्व करने का प्रयास करते हैं कि के आकार की आर्थिक सुधार का क्या तात्पर्य है। तो सभी क्षेत्रों में समान सुधार गलत है, केवल विनिर्माण क्षेत्र में सुधार ये भी गलत है, विभिन्न क्षेत्रों और आय वर्गों में असमान सुधार ये ठीक है। क्योंकि देखिए, हमने यहाँ देखा कि कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा तीव्रता से सुधार हो रहा है, कुछ क्षेत्र में अब भी मंदी की स्थिति लगातार बनी हुई है। फिर कृषि क्षेत्र में सुधार ये गलत है। तो आपका के शेप रिकवरी ये होता है जिसमें कुछ क्षेत्र बूम करते हैं और कुछ में मंदी रहती है। इसके बाद में हम बात करते हैं जो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में क्लैश चल रहा है, ठीक है। तो इसको मैप पे देखने का प्रयास करते हैं। यूपीएससी इस रूप में ना क्वेश्चन पूछ लेता है जब भी कोई क्षेत्र विवाद में रहता है। तो देखिए, पहली बार ये जो ये है साउथ एशिया है, ये यहाँ पे विवाद इतना उभरा है, ठीक है। और अभी तक जैसे हमने देखा था कि रूस यूक्रेन है ना, मिडिल ईस्ट में जैसा चल रहा था, तो अब ये चर्चा में आया है ना। तो देख लेते हैं। तो देखिए, आपको ये डार्क जो एरिया दिख रहा है ना, ये क्या है आपका थाईलैंड है। क्या है, थाईलैंड है। और यहाँ पे आपको मिलेगा गल्फ ऑफ थाईलैंड, ये वाला है। इसके बाद करते हैं कंबोडिया। तो कंबोडिया का जो एरिया है वो ये है ना। तो ये जो सीमा लगती है ये, तो ये आपकी कंबोडिया हो गया, ये इधर थाईलैंड हो गया। इसके ऊपर आपका जो लाओस है, यहाँ पे वियतनाम है। ये वियतनाम यहाँ से लेके देखिए नीचे तक फैला हुआ है यहाँ तक, है ना। ये पूरा एरिया वियतनाम का है। यहाँ पे ही वियतनाम के पास ही आपको गल्फ ऑफ टोकिन देखने को मिलती है। ये वाला जो एरिया है इधर, ये म्यांमार का एरिया है। किसका, म्यांमार का। यहाँ अंडमान सी है, इंडियन ओशियन, और नीचे की तरफ है ये आपका मलेशिया। तो ये आपको मैप याद रखना है। जो मेकोंग रिवर हम पढ़ते हैं वो आपका यहाँ पे बहती है, ये रही है ना मेकोंग रिवर। इसके बाद में शुरू बात करते हैं वीर परिवार सहायता योजना। देखिए, हाल ही में ये वीर सहायता जो परिवार सहायता योजना इसको शुरू किया गया है, किसके द्वारा, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा।
तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, उसने 30 वर्षों की अपनी सेवा के अवसर पर वीर परिवार सहायता योजना का शुभारंभ किया है। यानी कि जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है उसको 30 वर्ष हो चुके हैं। इसी के तहत उन्होंने वीर परिवार सहायता योजना का शुभारंभ किया है। अब इसमें किया क्या जाएगा, सैन्य और जो अर्धसैन्य बल हैं उनके जवान और उनके परिवारों को मुफ्त में और सुलभ विधिक सहायता प्रदान की जाएगी। तो इसके की पॉइंट्स क्या हैं, तो योजना का शुभारंभ और उद्देश्य देखते हैं। तो देखिए ये योजना है, ये उत्तरी क्षेत्रीय जो सम्मेलन हुआ किसका, नालसा का, उसमें श्रीनगर में इसको लॉन्च किया गया। तो देखिए ये यूपीएससी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है ये वाला, ये योजना को याद रख सकते हैं आप, लेकिन कहाँ पे लॉन्च हुआ, किसके द्वारा लॉन्च, ये अगर आप स्टेट पीएससी या फिर और एसएससी वैसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए उपयोगी है। फिर ये न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं और नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। फिर बात करते हैं योजना का स्वरूप और ढांचा। तो देखिए इसके अंतर्गत जिला स्तर पे, राज्य और केंद्र के स्तर पे क्या है, जो सैनिक बोर्ड हैं उनमें कानूनी सहायता नेटवर्क की स्थापना की जाएगी। लाभार्थी और उद्देश्य क्या है इसमें, तो योजना विशेष रूप से उन सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के लिए है जो दूर दराज के क्षेत्रों में तैनात हैं, जिनके पास कानूनी मामलों में मदद लेने का समय संसाधन नहीं होता है, या फिर जिनके परिवार सामान्य नागरिकों की तरह बहुत सारे भूमि विवाद, वैवाहिक मुद्दे, सेवाधिकार, बिजली बिल, ये बहुत सारी समस्याओं से ग्रस्त हैं। तो बात करते हैं इसमें क्या नवाचार हैं। तो देखिए पूर्व सैनिक और उनके परिवार हैं उनको पैरा लीगल वॉलेंटियर इनके रूप में इसमें शामिल किया जाएगा, जो इसके माध्यम से जो कानूनी जागरूकता और सहायता का जो स्तर है उसको ज़मीनी स्तर पर ले जाने में सहायता मिलेगी। तो मेनली क्या है कि जो भी सैनिक और अर्धसैनिक हैं, देखिए वो अब सेवा कर रहे होते हैं लेकिन उनके परिवार बहुत सारे मामलों में फंसे हुए होते हैं, विशेषकर जैसे भूमि विवाद, वैवाहिक मुद्दे, सेवाधिकार, है ना, ये आपने सुने भी होंगे, लगातार न्यूज़ में रहते हैं। तो उन मामलों में उनको फ्री सहायता दी जा सके, लीगल सहायता दी जा सके, उनकी तरफ से वो लड़ सके कोई, है ना, उसके लिए इसको जो योजना उसको शुरू किया गया, वीर परिवार सहायता योजना। बात करते हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की नालसा। तो इसकी स्थापना और संवैधानिक आधार क्या है, देखिए इसकी स्थापना है वो की गई थी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 है, उसके तहत 1995 में। इसका बेस क्या है, संविधान का अनुच्छेद 39A, जिसमें कहा गया है गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य प्रावधान करेगा। तो अभी नालसा का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में। अब बात करते हैं इसके उद्देश्य और कार्य क्या हैं। तो ये मेनली जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाता है। ये वैकल्पिक विवाद निवारण प्रणाली है, ADR है, उसको बढ़ावा देता है। जैसे ये लोक अदालतों का गठन करता है, उनके माध्यम से मामलों को निपटाता है, कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देता है। जेलों में जो बंद विचाराधीन कैदी हैं उनको कानूनी सहायता सुनिश्चित करता है। समाज के जो वंचित वर्ग हैं जैसे SC ST हो गया, महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर समुदाय, उन तक न्याय की पहुंच को संभव बनाता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए जो एक्ट है उसके अंतर्गत तालुका से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक निकायों का गठन किया गया है। तो तालुका पे होता है तालुका लीगल सर्विस कमेटी, डिस्ट्रिक्ट पे होता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट पे स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, और नालसा है वो सबसे टॉप पे होता है। और जो नालसा होता है उसका जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वो कौन, सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश होता है। तो और इसकी जो नामित किसके द्वारा किया जाता है, जो नालसा का अध्यक्ष होता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा होता है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं भारत अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता चल रही है, उसमें जेनेटिकली मॉडिफाई हैं उत्पाद हैं उनको लेकर लगातार विवाद बना हुआ है। तो देखिए अमेरिका क्या चाहता है कि उसके जो उत्पाद हैं जैसे मकई, सोया, है ना, उनके आयात की अनुमति दे कौन, भारत है। यानी जो जेनेटिकली मॉडिफाई कृषि उत्पाद हैं विशेषकर मकई और सोया, उनके आयात की अनुमति दे भारत है। लेकिन भारत कह रहा है कि ये देना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इसको मैटर ऑफ प्रिंसिपल कह रहा है, मूल्यों का प्रश्न कह रहा है। तो बात करते हैं भारत की नीति और कानूनी ढांचा क्या है। देखिए भारत का जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है उसके अंतर्गत GM सोर्सों से बने जो भी खाद्य उत्पाद हैं उनको नियंत्रित करने का प्रावधान है। लेकिन जो FCI है
अब तक यानी 31 दिसंबर 2024 तक इनके लिए कोई स्पष्ट रेगुलेशन तैयार नहीं कर पाया है, मतलब कोई मानक तय नहीं कर पाया है। ये सबसे बड़ा इशू है। और जो बायोटेक्नोलॉजी अनुमोदन प्रक्रिया है वो भारत में काफ़ी धीमी है, पारदर्शिता की कमी है और राजनीतिक प्रभाव देखने को मिलता है। और विज्ञान आधारित अनुमोदन प्रक्रिया को पर्याप्त महत्व भी नहीं दिया जाता है। तो ये भारत के संदर्भ में इशू है। तो वर्तमान में बात करते हैं भारत में जीएम फसलों की स्थिति क्या है। देखिए, अनुमोदित फसल है वो मात्र कौन सी है? बीटी कॉटन। भारत में एकमात्र फसल जिसकी वाणिज्यिक खेती हो सकती है वो है बीटी कॉटन। इसके अलावा बात करते हैं अनुमति प्राप्त उत्पाद भी हैं, ठीक, जैसे जीएम सोयाबीन तेल और कैनोल तेल, इनके आयात की अनुमति दी गई है। यानी जीएम जो जेनेटिकली मॉडिफाई सोयाबीन तेल है और कैनोल तेल है, इनमें भी आयात की अनुमति भारत में दी गई है। फिर बात करते हैं कौन कौन से जो प्रतिबंधित और विवादास्पद क्षेत्र हैं। देखिए, भारत में बीटी कॉटन है उसकी तो अनुमति है, लेकिन कोई भी खाद्य फसल जो जेनेटिकली मॉडिफाई है उसकी वाणिज्यिक खेती की अनुमति अभी तक नहीं दी गई है। स्पेशली आपको याद रखना है कि जीएम खाद्य फसल की भारत में कोई भी अनुमति नहीं है। बात करते हैं परीक्षण की। तो देखिए, भारत में बहुत सारे जो जीएम खाद्य फसल हैं उनका परीक्षण चल रहा है, लेकिन लगातार सार्वजनिक विरोध होता है। तो इसके कारण अभी तक इनमें से किसी को अनुमति नहीं दी गई। बात करते हैं वैज्ञानिक और पर्यावरणीय चिंताएं, किनकी? जेनेटिकली मॉडिफाई फसल होते हैं उनकी। तो देखिए, एक यूरोपियन साइंटिस्ट ग्रुप था, उसकी 2013 में एक रिपोर्ट आई थी। उसमें कहा गया है कि जो जीएम खाद्य फसल होती है ना, उनसे जुड़े हुए जो भी अध्ययन किए गए हैं वो उद्योगों द्वारा वित्त पोषित है। यानी कोई स्वतंत्र और दीर्घकालिक अध्ययन नहीं किया गया है। ये किसके द्वारा? उद्योगों द्वारा वित्त पोषित होते हैं, तो वो अपने अनुसार ही चीज़ों को मॉडिफाई कर लेते हैं। फिर एक नई दिल्ली का आधारित जो थिंक टैंक है GTRI, उसके द्वारा भी इसका अध्ययन किया गया। तो उसका कहना है कि जो बीटी फसल है ना, उसमें कीट प्रतिरोधी जीवों का विकास देखा गया है, जैसे पिंक बोलवर्म। जो बीटी कॉटन होता है ना, उसमें ये बहुत ज़्यादा इशू देखने को मिलता है। पिंक बोलवर्म, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ गया है, और वो क्या है? कीट प्रतिरोधी है। यानी कि कीटों के ये पिंक बोलवर्म है, ये प्रतिरोधकता हासिल कर चुका है। फिर है जैसे ग्लाइफॉस्फेट जैसे रसायन है, उनका ज़्यादा प्रयोग हुआ है, जिसके कारण सुपरवीड्स का निर्माण हो गया। अब सुपरवीड्स क्या होते हैं? देखिए, इस प्रकार के खरपतवार होते हैं जिन पे कोई रसायन काम नहीं करता, यानी रसायनों के प्रति ये प्रतिरोधक हो गए हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। इसके लिए पर्यावरणीय खतरे भी देखे गए हैं, जैसे जो एक मोनार्क तितली होती है उसको काफ़ी नुकसान हुआ इससे। तो यानी कि इसके नकारात्मक प्रभाव हम व्यापक रूप से देखने को मिले हैं। बात करते हैं आपूर्ति श्रृंखला और निर्यात पे प्रभाव। देखिए, ये संभव है कि अगर जीएम जो फसलें हैं उनको अनुमति ज़्यादा दी जाती है तो जीएम और जो गैर जीएम फसलें हैं उनका मिश्रण हो सकता है। किस दौरान? परिवहन के दौरान, भंडारण और प्रसंस्करण के दौरान। तो इससे मिलावट की आशंका बनी हुई है। तो इसका निर्यात पे क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लीजिए भारत है अभी वर्तमान में जो अच्छी क्वालिटी के है ना जैविक उत्पाद है वो ज़्यादा निर्यात कर रहा है, लेकिन संभव है कि अगर जीएम और गैर जीएम फसलों का मिश्रण होता है तो भारत निर्यात ही न कर पाए। देखिए, जो यूरोपीय संघ है वो जीएम संवेदनशील बाज़ारों में भारत की जो जीएम फ्री छवि है उसको नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि अगर इस प्रकार की मिलावट होती है और यूरोपीय संघ है वो काफ़ी संवेदनशील बाजार है किसके प्रति? जीएम के प्रति। तो भारत की जीएम फ्री जो छवि है उसको ये नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा ये हो सकता है कि निर्यात है वो अस्वीकृत हो जाए, क्योंकि जो जीएम लेबलिंग के जो नियम हैं वो उल्लंघन के कारण है ना, और उसके कारण क्या है कि जो परीक्षण की लागत है वो भी काफ़ी बढ़ सकती है। विशेषकर ये चावल, शहद, मसाले, जैविक उत्पाद जो भारत निर्यात करता है उनके संदर्भ में बड़ा इशू हो सकता है। तो भारत का जो सोचना है कि भाई हम जीएम फसलों को अनुमति नहीं देंगे, तो भारत की स्थिति उचित क्यों है? देखिए, भारत ने जो अभी तक नीति का पालन किया है वो काफ़ी सावधानीपूर्वक किया है। भारत ने खाद्य सुरक्षा को महत्व दिया है, जैव विविधता को महत्व दिया है और किसानों की आजीविका को प्राथमिकता दी है। लेकिन अमेरिका क्या चाहता है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनके लाभ के लिए भारत अपना बाजार खोल दे। अब WTO की दृष्टि से देखें
तो देखिए भारत की जो जीएम पर प्रतिबंध है उनको वैज्ञानिक प्रमाण के आधार पर सही ठहराना आवश्यक है। तो डब्ल्यूटीओ क्या चाहता है कि भारत जो भी जीएम पर प्रतिबंध लगा रहा है उनके लिए वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत करे। तो देखिए एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो हमने पढ़ा उसी पे आधारित है। तो आपको ये करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आपको आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन क्या है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता में जेनेटिकली मॉडिफाई कृषि उत्पादों को लेकर भारत की असहमति के मुख्य कारणों में से कौन कौन से सही हैं। पहला है भारत में केवल बीटी कपास को ही अनुमोदन प्राप्त है। सेकंड है जो फांसी ने अब तक जीएम खाद्य उत्पादों के लिए कोई स्पष्ट नियम नहीं बनाए हैं। थर्ड है जीएम उत्पादों के कारण भारत का जीएम फ्री निर्यात छवि खतरे में पड़ सकती है। फोर्थ है भारत जीएम मक्का और सोया का पहले से ही आयात करता है। तो इसमें आपको आंसर देना है। अब चलते हैं भारत यूके एफटीए में आईपीआर विवाद, यानी यहाँ पे है दवाओं की पहुँच पे असर है। जो भारत यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसमें एक आईपीआर विवाद उभरा है। देखिए आईपीआर को जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें शामिल किया गया है, जिसके कारण कुछ विवाद उभरे हैं। तो बात करते हैं इसमें कि मेनली क्या है कि अनिवार्य लाइसेंसिंग होता है, एक स्वैच्छिक लाइसेंसिंग होता है, उसी को लेके मुद्दा है। तो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसमें बौद्धिक संपदा अधिकारों को लेके विवाद उभरा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि ये जो समझौता हुआ है वो हालांकि ट्रिप जो संधि है, डब्ल्यूटीओ की जो ट्रिप्स संधि है उसी के दायरे में हुआ है, लेकिन ये भारत का जो जनहितकारी रुख है उसके विरुद्ध है। तो सरकार के रुख की बात करते हैं। तो सरकार कह रही है कि जो ये समझौता हुआ है उसमें ट्रिप्स और भारतीय जो घरेलू कानून है उनके अनुरूप ही समझौता किया गया है। उसमें कहा गया है कि हमने केवल जो बेस्ट प्रैक्टिस थी उन्हीं को अपनाया है, घरेलू कानून है उनका उल्लंघन नहीं हुआ है। समझौते में केवल जो सूचना साझा करने जैसे जो प्रक्रियात्मक बातें हैं उन्हीं को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे बात आती है एक स्वैच्छिक लाइसेंस और बनाम अनिवार्य लाइसेंस। तो देखिए समझौते में क्या कहा है, स्वैच्छिक लाइसेंस है उसको प्राथमिक विकल्प बनाया गया है, जबकि विशेषज्ञों का कहना है कि अनिवार्य लाइसेंसिंग को इसके माध्यम से हतोत्साहित किया गया है, जबकि ट्रिप्स है उसमें इसे एक वैध विकल्प माना गया है। तो देखिए बात करते हैं कि स्वैच्छिक लाइसेंस और अनिवार्य लाइसेंसिंग होता क्या है। देखिए आपको पता है कि जिसके पास भी पेटेंट होता है यानी पेटेंट धारक है उसके पास क्या होता है, उसका लाइसेंस होता है ना, सब तरीके से कि किस तरीके से उत्पादन करेगा, किसको वो लाइसेंस देगा, है ना। तो एक तो क्या होता है कि पेटेंट धारक है स्वयं लाइसेंस प्रदान कर दे, और एक दूसरा होता है अनिवार्य। तो स्वैच्छिक वाले में क्या होता है, वो क्या करता है कि स्वयं में किसी भी जो कंपनी है या उत्पादक है उसको जो लाइसेंस है वो प्रदान कर देगा ताकि वो उसका उत्पादन कर सके, लेकिन इसके बदले में जो पेटेंट धारक है वो बहुत सारा लाभ प्राप्त करता है। तो ये तो होगा स्वैच्छिक लाइसेंस। फिर होता है अनिवार्य लाइसेंस। तो अनिवार्य लाइसेंस में क्या होता है कि इसमें सरकार ये निर्धारित कर देती है कि जो पेटेंट धारक है उसकी अनुमति की आवश्यकता नहीं है, वो किसी को भी जो चीज़ें हैं उनके उत्पादन की अनुमति दे देता है। तो यानी अनिवार्य लाइसेंसिंग क्या है, काफ़ी फायदेमंद है, विशेषकर भारत में जो सस्ती दवाएँ होती हैं ना उनके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो अभी जो ये जो समझौता हो उसमें स्वैच्छिक लाइसेंसिंग उसको ज़्यादा अनुमति दी गई, प्राथमिक विकल्प बनाया गया है। तो इसका मतलब क्या है, जो पेटेंट धारक है उसका प्रभाव बढ़ जाएगा। तो अब ये नुकसान कैसे है, देखिए मान लीजिए कि अगर जो सस्ती दवाएं बनती हैं, है ना, अगर वहाँ पे स्वैच्छिक लाइसेंस हो जाएगा ना तो ये चीज़ें हो नहीं पाएंगी। तो गरीब और निम्न वर्ग के लोग हैं उनके पास सस्ती जो जीवन रक्षक दवाएँ हैं उनके तक पहुँच है वो कमज़ोर हो जाएगी। इसके अलावा जो भारत का पेटेंट अधिनियम है उसमें जो अनिवार्य लाइसेंसिंग का प्रावधान किया गया है, जनहित सुरक्षा का जो प्रावधान है वो अब कमज़ोर हो सकता है। तो वैधानिक संदर्भ देखें तो ट्रिप्स का अनुच्छेद 31 है, उसमें क्या कहा गया है कि जो भी सदस्य देश हैं वो सार्वजनिक स्वास्थ्य हेतु अनिवार्य लाइसेंसिंग का सहारा ले सकते हैं। दूसरा भारतीय पेटेंट एक्ट है, उसके तहत भी जनहित में अनिवार्य लाइसेंसिंग का प्रावधान किया गया है। तो बात करते हैं जो डब्ल्यूटीओ का ट्रिप्स एग्रीमेंट है वो क्या है। देखिए ट्रिप्स का फुल फॉर्म है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसका जो गठन हुआ था, जब डब्ल्यूटीओ का गठन होता 1995 में, उसी के साथ ये भी लागू हो जाता है। जो ट्रिप्स है वो विश्व स्तर पे बौद्धिक संपदा अधिकार है उनको मानकीकृत करता है और उनको लागू करता है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, तो बौद्धिक संपदा की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को सुनिश्चित करना, जो भी आईपीआर धारक हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा करना,
जो भी पेटेंट होता है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, जीआई टैग, है ना, इनके लिए न्यूनतम मानक तय करना, नवाचार और प्रौद्योगिकी के विकास और स्थानांतरण को बढ़ावा देना। तो ट्रिप्स के अंतर्गत कौन कौन से जो आईपीआर हैं वो कवर्ड हैं। तो इसके अंतर्गत पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल इंडिकेटर इंडेक्शन, इंडस्ट्रियल डिजाइन और ट्रेड सीक्रेट्स। तो देखिए, पहला है पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? जो भी नया आविष्कार होता है तो उसकी सुरक्षा के लिए। कॉपीराइट जैसे आपका साहित्य, संगीत, कला आदि कृतियों की रक्षा के लिए। ट्रेडमार्क क्या होता है? जो ब्रांड की पहचान होती है, जैसे लोगो, उसका नाम, उनकी रक्षा। जीआई, जो जीआई टैग आपने काफ़ी सुना होगा, तो ये क्या है कि जो एरिया है उससे जुड़ी हुई वस्तुओं को मान्यता देता है जो प्रसिद्ध है। फिर इंडस्ट्रियल डिजाइन, तो उत्पाद के बाहरी स्वरूप की रक्षा करता है। ट्रेड सीक्रेट्स, यानी जो भी ट्रेड से जुड़े हुए जो रहस्य हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करता है। तो की प्रोविज़न क्या है इसमें देखिए। तो देखिए, ट्रिप्स का लक्ष्य क्या है? नवाचार व तकनीकी हस्तांतरण, जो आर्टिकल 7 में कहा गया। आर्टिकल 27, सभी आविष्कारों को पेटेंट के योग्य माना जाएगा, कुछ ही अपवादों को छोड़ के। जो आर्टिकल 31 है ट्रिप्स का, जो आर्टिकल 31 है वो अनिवार्य लाइसेंसिंग की अनुमति प्रदान करता है। इसके अलावा जो आर्टिकल 66 उसका 2 है, उसमें कहा गया है कि विकसित देश हैं वो विकासशील देशों को क्या, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण करके सहायता करेंगे। तो ट्रिप्स और भारत की बात करें तो भारत ने जब पेटेंट अधिनियम 1970 है उसको 2005 में संशोधित किया, ताकि जो ट्रिप्स है उसके अनुरूप उसको बनाया जा सके। भारत ने जो ट्रिप्स में महत्वपूर्ण प्रावधान है, जैसे अनिवार्य लाइसेंसिंग, सस्ती दवाओं की उपलब्धता, जीआई पंजीकरण, उनका काफ़ी प्रयोग किया है। तो ट्रिप्स से संबंधित विवाद और बहस क्या रहती हैं? तो देखिए, विशेषकर जब आपने कोविड देखा हुआ था, वहाँ पे सस्ती दवा बनाम पेटेंट अधिकार काफ़ी मुद्दा चला था। तो विकासशील देश क्या चाहते हैं कि जन स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाए, इसलिए पेटेंट अधिकार है उससे ज़्यादा सस्ती दवाएं महत्वपूर्ण हैं। एक वर्ड काफ़ी चर्चा में रहता है, ट्रिप्स प्लस। तो ट्रिप्स प्लस क्या होता है कि देखिए, ट्रिप्स के जो मानक हैं उनसे ज़्यादा कठोर मानक का जब पालन किया जाता है तो उसको ट्रिप्स प्लस कहते हैं। तो जब विकसित देश द्विपक्षीय जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं वहाँ पे ट्रिप्स से भी कठोर नियम जोड़ते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? ट्रिप्स प्लस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है प्री के लिए आपको। कोविड-19 के दौरान आपने देखा होगा कि भारत, दक्षिण अफ्रीका, इन्होंने ट्रिप्स में छूट की मांग की थी ताकि जो वैक्सीन और दवाएं हैं वो सस्ती बन सकें। तो आज का डिस्कशन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।